सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, है ना। देखो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें बेसिकली दो बातें ही पढ़नी है। बाकी सब हमने जो पढ़ा है एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब जो पढ़ा है हमने, ये 10th में भी हमने पढ़ रखा है। 12th के सिलेबस में दो ही बातें हैं, एक है मीटर ब्रिज और दूसरा है पोटेंशियोमीटर। दोनों में से एक तो पक्का आता है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मीटर ब्रिज के बाद वाली बात, जो कि क्या है हमारा पोटेंशियोमीटर, है ना। नाम से ही देखो इसका काम है पोटेंशियोमीटर, है ना, विभव मापी इसको बोलते हैं हिंदी में। जो भाई विभव मापी का क्या मतलब है, जो विभव मापता हो, है ना। विभव मापी का क्या मतलब है, जो विभव मापता हो। आप कहोगे सर विभव तो माप रहा था हमारा वोल्टमीटर भी, बिल्कुल माप रहा था। दोनों का विभव मापने का अपना अपना अलग अलग बात होता है। ये कुछ और इसका जो एक्यूरेसी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसका, ये पोटेंशियोमीटर का, जबकि वोल्टमीटर कम होता है। दोनों में कंपैरिजन में हम करेंगे कौन अच्छा है, कौन बेहतर नहीं है, इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। फिलहाल हम डालते हैं हेडिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, विभव मापी। ओके बच्चों, तो इसका देखो नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है भाई, विभव को मापने वाला ये यंत्र है ना। लिखिएगा, वैसा विद्युत यंत्र जो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता हो, विभव मापी कहलाता है, विभव मापी कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं कैसा होता है, कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, तो ये जो विभव मापी है ये वास्तव में एक एक मीटर के 4 तार से मिलकर बना होता है। 1 मीटर का 4 तार रहेगा। देखो कैसे रहेगा, एक तार हुआ, दूसरा तार हुआ, ये तीसरा तार, और ये है हमारा चौथा नंबर का तार, ठीक है। 4 तार है। इन चारों तार को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि ये एक तार की तरह व्यवहार करें। देखो ऐसे जोड़ दिया हमने, देख रहे हो, 1 मीटर का प्रत्येक है तो कितना मीटर हो गया, 4 मीटर। ये लो, देखो 4 मीटर लंबा तार हो गया। पॉइंट मार्क्स करता हूँ मैं, A, B, C एंड D, ओके। यहाँ से लगा होता है एक सेल जिसका काम है इसमें करंट फ्लो करवाना। यहाँ लगा होता है एमीटर, और इसके बाद एक होता है रेसिस्टर लगा हुआ। जैक की हेल्प से, यहाँ से जैक लगा होता है, इसकी हेल्प से इसको ऊपर नीचे बढ़ाया घटाया जाता है, जैक, ओके। यहाँ लगा होता है वोल्टमीटर, ठीक है। ज़रा समझते हैं क्या है, कैसे काम करता है। तो देखो, जब हम इसको जैक को ऊपर नीचे करेंगे तो क्या दिखाएगा, ये कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसका, है ना, टोटल का। तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि भाई V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा आपको, V इक्वल्स टू होता है IR, होता है ना, ओके। अच्छा, तो V इक्वल्स टू I और R की वैल्यू क्या होता है, रो L/A, है ना। देखो हम क्या करेंगे, इस जैक का जो दूसरा छोर रहेगा उसको कभी A पर लगाएंगे, कभी V पर लगाएंगे, कभी C पर लगाएंगे, कभी D पर लगाएंगे। मतलब लेंथ को वेरी करा के अलग अलग विभवांतर को नोट करेंगे। मतलब पहले सबसे कम लेंथ 1 मीटर का लेंथ, मतलब इस जैक को यहाँ लगाएंगे 1 मीटर लेगा, फिर यहाँ लगाएंगे 2 मीटर लेगा, फिर यहाँ लगाएंगे 3 मीटर लेगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ लगाएंगे तो पूरा का पूरा 4 मीटर यहाँ पर इसके पास आ जाएगा, जैक में 4 मीटर की तरफ फील करेगा वो, बिहेव करेगा वो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने लेंथ को वेरी करा करके अलग अलग विभवांतर, जैसे वोल्टमीटर में हमारा क्या नोट का होगा, विभवांतर नोट होगा, क्योंकि ये तो हमेशा है। आप यहाँ भी जोड़ोगे तब भी ये भी वाला लगा हुआ है, यहाँ जोड़ोगे तब भी आया हुआ है, यहाँ जोड़ोगे तब भी, और यहाँ जोड़ोगे तब भी, ये भी तो हमेशा है ही। तो विभवांतर ये नोट करेगा, विभवांतर हमारा वोल्टमीटर। अच्छा, तो भी हमारा अलग अलग जगह पर ABCD पर लगा करके मैंने नोट कर लिया भी। अच्छा, अब भी के नोट होने से क्या हो गया, हमें पता पड़ गया कि भाई अलग अलग बिंदुओं पर 1 मीटर पर क्या हो रहा है, 2 पर क्या हो रहा है, 3 पर क्या हो रहा है, 4 पर क्या हो रहा है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं, देखो ध्यान से, I ρ/A को एक साथ लिखता हूँ, चूँकि देखो रो क्या है, इस तार का प्रतिरोध है,
आई क्या है, तार से प्रवाहित धारा है, और ए क्या है, इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ना आई चेंज होगा कभी चूंकि तार एक है, रो नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि रो तो रेजिस्टिविटी है, ये तो हमेशा मटेरियल का सेम होता है, एक ही तार है तो सेम रहेगा। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ लेंथ। ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, दैट इज v इक्वल्स टू के एल, वेयर के इज कांस्टेंट, जहां के नियतांक है, के क्या है, नियतांक है, जहां पर के नियतांक है। ओके, और के की वैल्यू क्या है तथा के इक्वल्स टू क्या है, के बराबर लिखा हुआ है क्या, रो आई बाई ए, ये है के। अब जरा देखो, तो यहाँ से हो गया भी, मैं यदि इस को हटाऊं इस के को तो क्या हो जाएगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, इसे ही बोलते हैं विभव मापी का सिद्धांत। क्या है, ये विभव मापी का सिद्धांत है। ठीक है, बड़ा ही काम का चीज़, पूछा जाएगा आपसे विभव मापी का सिद्धांत क्या है, तो यही बोलोगे आप, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। हम इसको लिखेंगे भी कि विभव मापी का विभवांतर जो होता है विभव मापी के तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है ना, यहाँ पर यही बात लास्ट में नोट करेंगे इस प्रकार करके। ठीक है बच्चों, ओके। तो जरा इस सिस्टम को समझो तो हमने क्या कैसे कैसे बनाया है। तो हमने 1-1 मीटर का 4 टुकड़ा लिया तार का, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। 1-1 मीटर का 4 टुकड़ा लिया, इसको इस प्रकार से जोड़ा, इस प्रकार से जोड़ा कि ये 4 मीटर लंबे तार की तरह व्यवहार करने लग गया। ठीक है, जैक की सहायता से हमने विभिन्न बिंदुओं पर विभवांतर को नोट किया और तब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि v इक्वल्स टू के एल या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, लिखिएगा, नीचे लिखिएगा पैरा चेंज करके, हमने इसका डेफिनेशन लिख रखा है, उसके नीचे लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, विभवमापी के कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें, विभवमापी के कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखिए, यह तार के, यह 1 मीटर तार के 4 टुकड़े को, 1 मीटर तार के 4 टुकड़े को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तार को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि वह 4 मीटर लंबे तार की तरह व्यवहार करे। ठीक है, लिखिएगा, वोल्टमीटर, सेल, एमीटर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ रहेगा, गैल्वेनोमीटर। क्या लिखा आपने, वोल्टमीटर, सेल, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जैक तथा प्रतिरोध को चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है, चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से। अच्छा, ये ग्रेविमेटर क्या काम करेगा, कुछ नहीं, बस धारा को देखेगा कि धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है। वैसे धारा हमेशा ही बहेगा, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, नहीं भी देगा तो कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। आपने लिख दिया, तो ओम के नियम से v इक्वल्स टू आई आर करके पूरा का पूरा यहाँ से छाप लो, चित्र छापते हुए यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, लास्टली यहाँ तक आ जाओ, तो चित्र पूरा छापना यहाँ तक और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल तक आ जाओ, और नीचे लिख देना है विभवमापी का सिद्धांत, पॉज करके लिख लो, विभवमापी का सिद्धांत, है ना। लिखिएगा इस प्रकार, उसके नीचे, इसके नीचे, इस प्रकार विभवांतर तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। इस प्रकार विभवांतर तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने वाले हैं इस विभवमापी की सहायता से हम कैसे करके सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम विभवमापी का एप्लीकेशन जानने वाले, लिखिएगा, विभवमापी की सहायता से सेल का ईएमएफ ज्ञात करें। ठीक है,
विभव मापी की सहायता से सेल का ईएमएफ ज्ञात करें। अब हम विभव मापी जो बनाएंगे उसमें 4 तार का की जगह एक तार ही लिखेंगे और अंदर में इसके अंदर में अपने आप चारों तार जो है एडजस्ट रहा होगा, हम उतना ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस एक तार है, ये अंदर में अपने आप चारों तार का सेटिंग है, ठीक है, बाहर से ही हमारा काम चल जाएगा। तो लिखिएगा विभव मापी की सहायता से सेल का ईएमएफ ज्ञात करें। लिख लिया, वेरी गुड। चलो जैक है ये, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने एक सेल लगाया है, ये हमारा सेल है। अच्छा, यदि मैं प्लस यहाँ लेता हूँ तो यहाँ भी प्लस, वरना इधर से इधर ही धारा बहने लग जाएगा। तो यदि आप ये प्लस ले रहे हो पहले, देन सबका प्लस पहले होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे आप। तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ ताकि धारा एक ही डायरेक्शन में बहे, वरना क्या होगा, आपस में ही धारा बहने लग जाएगा। चलो, ऐसा कुछ हमारा अरेंजमेंट है। हमने क्या किया, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और जैक की सहायता से कुछ काम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, जैक की सहायता से, ये हमारा जैक है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि इस विभव मापी पर एक ऐसा बिंदु निकालेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा क्या हो, 0 हो। अब सोचिए, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं बहेगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, उस बिंदु को संतुलन बिंदु कह सकते हैं ना। और उस बिंदु पर क्यों नहीं धारा बहा, जितना इधर का विभवांतर, जितना इस सेल का विभवांतर होगा उतना ही, मतलब सेल का जितना ईएमएफ होगा उतना ही इस तार का विभवांतर होगा। क्या लिखेंगे, संतुलन बिंदु पर, ध्यान से बच्चों, संतुलन बिंदु पर, है ना, सेल का ईएमएफ विभवांतर के बराबर होगा, है ना। इस तार की जो लंबाई होगा, जो लंबाई L निकाले हो आप, मान लो L लंबाई पर ये हमारा पॉइंट C प्राप्त हमने किया है, तो क्या होगा, जो सेल का जो ईएमएफ होगा वो इसके विभवांतर के बराबर होगा। सेल का ईएमएफ, है ना, तार के L लंबाई के विभवांतर के बराबर होगा। बराबर होगा ना। अर्थात क्या आप कह सकते हो कि V = E, भाई होगा, तभी तो धारा नहीं बहा इससे, जितना इधर उतना ही इधर, मतलब जितना ये चाह रहा है बहे उतना ही ये चाह रहा है बहे, दोनों ने एक दूसरे का अपोज किया, नेट करंट 0 हो गया। अब विभव के सिद्धांत से क्या जानते हो, अब हम जानते हैं, लिखते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, तो V = KL, अभी पढ़े हैं, अभी तुरंत यही पढ़े हैं ना, V = KL पढ़े हो, या चूँकि V और E बराबर है तो मैं क्या लिखूँगा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कहोगे कि E = KL, हमने निकाल लिया क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लिया। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन तो हमने लिख ही रखा है, विभव मापी की सहायता से सेल का ईएमएफ ज्ञात करें। लिखिएगा, देखिए, माना किसी विभव मापी के एक सिरे को अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल के साथ जोड़कर गैल्वेनोमीटर व जैक की सहायता से चित्रानुसार व्यवस्थित किया। गैल्वेनोमीटर व जैक की सहायता से चित्रानुसार व्यवस्थित किया, ठीक है। अब लिखो, जैक को विभव मापी पर खिसकाकर एक ऐसा बिंदु C प्राप्त किया जिस पर गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता हो, तथा C हमारा संतुलन बिंदु होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र छाप लीजिए और लिखिएगा, तो पूरा का पूरा छाप लो, चित्र छाप करके तो यहाँ तक आ जाओ। तो हमने देखा
चित्र छाप लिया, तो यहाँ तक पॉज करके आ जाओ। तो हमने क्या देखा कि E इक्वल्स टू KL, यानी कि हमारा जो विद्युत वाहक बल होगा सेल का वो कितना होगा, KL के बराबर होगा। जितना हमने लंबाई पर निकाला होगा उतना हो जाएगा। ठीक है भाई, छाप लीजिए इसे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं आगे की। देखो पुनः विभव मापी का ही यूज़ है कि विभव मापी की सहायता से दो सेल के EMF की तुलना करें, है ना। क्वेश्चन वाला लिख लीजिएगा, विभव मापी की सहायता से सेल के EMF की तुलना करें। विभव मापी की सहायता से सेल के EMF की तुलना करें। डिट्टो सेम काम करेंगे। जैक है हमारा ये, देखिए सेल के EMF की तुलना करना। जितना सेल रहेगा हमारे पास सबके EMF की हम तुलना करने वाले हैं। ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर। ये हमारा है फिर से स्लाइडिंग जैक, जिसको हम इधर उधर खिसका करके एक ऐसा बिंदु, संतुलन बिंदु प्राप्त करेंगे। हम मान लेते हैं जहाँ संतुलन बिंदु प्राप्त होगा वो अलग अलग जगह पर अलग अलग अपना होता रहेगा। चलिए देखते हैं ध्यान से अब क्या क्या करने वाले हैं। देखो फिर से अब क्या करेंगे, पूरा सिस्टम देखते हैं कैसे कैसे हो रहा होगा। मान लो मैंने पहले क्या कर दिया, K1 को ऑफ कर लिया। मैं देखो बात की बातें लिखवाऊंगा, फिलहाल लिखते हैं काम की बात। K1 को ऑफ किया तथा K1 को ऑन कर लो, K1 को ऑन तथा K2 को ऑफ किया। वह गैल्वेनोमीटर की सहायता से पोटेंशियोमीटर के तार पर सहायता से एक ऐसा बिंदु प्राप्त किया, बिंदु जिसका नाम मैं दे रहा हूँ C। ये जो पॉइंट होगा उसको C नाम दे रहा हूँ। C प्राप्त किया जहाँ गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता हो। तो जरा सोचो, तो अभी किए थे भाई, जहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा कि इसका विद्युत वाहक बल पिछले ही में किए हैं, जब हम निकाले हैं ना विद्युत वाहक बल E बराबर KL, याद आया। तो मान लो जहाँ पर आपने K1 को ऑन करके किया है, K2 ऑफ, तो इससे धारा बहेगा नहीं, केवल इससे धारा बह रहा है। और इससे धारा बह करके हमें एक ऐसा बिंदु प्राप्त हुआ जहाँ पर गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता हो। ओके ना, यस। तो सोचो तो क्या होगा, क्या उस दूरी पर मान लो L1 दूरी पर हमें C प्राप्त हुआ, है ना। मान लो ये पॉइंट A है और ये B है और ये पॉइंट C है। तो मैंने कहा कि AC की जो वैल्यू है वो L1 है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि E1 जो पहला सेल है, इस सेल का EMF E1 है, इस सेल का EMF E2 है मान लो। तो मैं कहूँगा E1 बराबर KL1। भाई E1 से जब धारा बहा है तो जो दूरी मिली उसको मैंने L1 कह दिया, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अब क्या उल्टा कर दो, K1 को ऑफ तथा K2 को ऑन किया वह गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या किया, एक ऐसा बिंदु, अब दूसरा है ना तो मैं C नहीं C डैश बोलूँगा, C डैश प्राप्त किया
किया जहाँ है ना गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं हो, जहाँ गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं हो, धारा का प्रवाह नहीं हो। ज़रा सोचो बच्चों, मैं हमने ऐसा बिंदु प्राप्त कर लिया जहाँ गैल्वेनोमीटर धारा का प्रवाह नहीं हो। अब सोचो तो क्या हो जाएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ? तो अब हमारा कौन सा काम कर रहा है, केवल E2 कर रहा है। जैसे E1 किया था तो KL1 लिखे थे, E2 करेगा तो क्या लिखोगे, E2 बराबर क्या लिखोगे, KL2। भाई वो दूरी जो L1 है वो तो नहीं होगी, इसका विभवांतर यदि कुछ और है, विद्युत वाहक बल कुछ और है, दूरी कुछ और मिलेगा, जिसको मैंने L2 कह लिया, इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। 1 को 2 से भाग करने पर समीकरण 1 को 2 से विभाजित करने पर जरा बोलो तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2। के को मार दिया, इसीलिए E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू बोलो L1 अपॉन L2। ठीक है भाई, यस ठीक है, तो हमने तुलना कर लिया। तो चलिए लिखते हैं फिर से, क्या लिखेंगे, क्या लिखना था हमें कि भाई गैल्वेन पोटेंशियोमीटर की सहायता से हमें सेल के ईएमएफ की तुलना करनी है। ओके लिखिएगा, लिखिए एक पोटेंशियोमीटर लिया, सॉल्यूशन लिखिए, एक पोटेंशियोमीटर लिया तथा दो सेल को चित्रानुसार चाबी K1, K2 व गैल्वेनोमीटर के साथ व्यवस्थित किया। ठीक है, चित्र छाप लीजिए और लिखिएगा अब करके पूरा का पूरा चित्र छाप कर यहाँ तक आ जाओ, पूरा आ जाओ, तो यहाँ शुरू करिए, पूरा का पूरा आ जाइए यहाँ तक। E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। आ गए, पॉज करके आ जाओ। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ तक पूरा छाप लेना है, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, पूरा का पूरा यहाँ तक हो गया। बस क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भाई पोटेंशियोमीटर की सहायता से सेल के ईएमएफ की तुलना करें, बस ऐसे कर देना है, हो गया 5 मार्क्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और बात करेंगे अब फिर से इसी का एक और लास्ट एप्लीकेशन है, किसका, पोटेंशियोमीटर का। देखिएगा, पोटेंशियोमीटर की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। पोटेंशियोमीटर की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। चलो, ये हमारा है पोटेंशियोमीटर, जैसा हम बनाते हैं वैसा ही अभी भी बनाएंगे। बना दिए, यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, जैक की सहायता से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हमने, ये हमारा जैक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक सेल जोड़ा, इस सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे और एक की चाबी लगा दिए, स्विच है ये हमारा, प्रतिरोध R है, और गैल्वेनोमीटर की सहायता से जैक लगाए हैं, और ऐसे करके हमारा काम चालू होगा। ध्यान से देखना आप क्या करेंगे इसको। देखो, बड़ा ही मैंने एक फार्मूला आपको बताया होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, कहाँ पर, तो ये बताया था मैंने आपको शुरू में, है ना, जब हमने पढ़ा होगा ईएमएफ और भी में तुलना, भी में जब संबंध हमने निकाला था, तब वहाँ पर मैंने एक फार्मूला निकाला होगा, उसी फार्मूला का यूज़ मैं करने वाला हूँ। चलो ध्यान से पहले देखते हैं इसको। हमने पहले क्या किया, K जो है ना, K को ऑफ कर दिया पहले शुरू में, K को क्या कर दिया, ऑफ। ओके बच्चों, अब जरा सोचो, K को ऑफ किया मतलब ये वाला नीचे वाला एक तरह से सर्किट में है ही नहीं, तो क्या गैल्वेनोमीटर जो नापेगा, है ना, अब जो गैल्वेनोमीटर नापेगा तो क्या इससे धारा बहेगा, नहीं बहेगा। और जब सेल से धारा नहीं बहता है, यानी कि ओपन सर्किट
क्या जब धारा नहीं बहता है तो क्या विभवांतर जो है सो ईएमएफ के बराबर हो जाता है ना, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि जब धारा नहीं बहेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर। ओके, तो ईएमएफ के बराबर हो गया जब हमने धारा नहीं बहाया तब। सोचने वाली बात है बच्चों, मैंने आपको कहा होगा ई बराबर, देखो ध्यान से, भी बराबर ई माइनस आई आर था ना, मैंने कहा था ये जब जीरो हो जाएगा, धारा का मान जीरो, तो क्या भी और ई बराबर हो गया था ना। हाँ, वही बात मैं यूज़ कर रहा हूँ, बस छोटा सा बात है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जब धारा नहीं बहेगा तो भी और ई बराबर हो जाएगा, अच्छी बात है। तो अब क्या कर दिया हमने, K1 को ऑफ, है ना, K को ऑफ किया तथा गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या किया, पोटेंशियोमीटर पर मतलब एक ऐसा बिंदु प्राप्त किया जहां गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता हो। गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता हो, ठीक है भाई, ओके। अब जरा सोचो तो उस बिंदु पर, उस संतुलन बिंदु पर जहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं हुआ, तो क्या उस समय जो सेल का ईएमएफ होगा भी, मतलब हम लिखेंगे V बराबर KL, हम लिखने वाले क्या है, V बराबर KL ही लिखेंगे, V बराबर KL ही, लेकिन क्या उस समय V और E बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। जब धारा नहीं बढ़ा है तो V और E बराबर, हमने सबसे पहला केस जब किया है, याद करिए, जब हमने निकाला है सेल का ईएमएफ, तो क्या वहाँ पर हम V और E को बराबर कर लिए थे, चूँकि धारा नहीं बह रहा था। तो सोचो ना, ये सर्किट में ये है ही, नीचे वाला गायब है, तो सिर्फ एक सेल लगा हुआ है और सेल का हम क्या निकाला, ईएमएफ निकाल रहे हैं। तो क्या लिखे हैं ना, पीछे अभी तुरंत लिखे हैं KL। तो मैंने जो बिंदु प्राप्त किया, एक ऐसा बिंदु C प्राप्त किया, है ना, C, एक ऐसा बिंदु C प्राप्त करते हैं, चलो इसको C नाम देता हूँ मैं। तो C प्राप्त किया, एक ऐसा बिंदु C, अच्छे से देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, C प्राप्त किया, देखो ध्यान से। तो हमने ऐसा बिंदु C प्राप्त कर लिया। अब बताओ C पर जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो मैं C की बात कर रहा हूँ, तो AC तक की दूरी जो बात है उसको मैंने L1 मान लिया। तो क्या E बराबर लिखूँगा मैं KL1, सेल का जो EMF है, जो सेल का हमारा EMF है वो क्या हो जाएगा, KL1 के बराबर हो जाएगा, अच्छी बात है। पुनः अब K को ऑन किया, K को क्या किया, ऑन किया तथा गैल्वेनोमीटर की सहायता से एक ऐसा बिंदु, अब देखो जब ऑन कर दोगे तो धारा कुछ यहाँ भी बहेगा, तो ये C नहीं रहेगा, कुछ और बदल जाएगा, है ना। ऐसा बिंदु C डैश प्राप्त किया जहाँ, है ना, गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता हो, गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता हो, अच्छी बात है, ठीक है भाई, यस। तो हमने ऐसा बिंदु प्राप्त कर लिया। अब क्या यहाँ से धारा नहीं बहेगा लेकिन अंदर से तो बह रहा है, यानी सर्किट क्या है, क्लोज है। जब धारा बहता है तो क्या हमारा उस समय विभवांतर अलग हो जाता है और विद्युत वाहक विभवांतर अलग हो जाता है, विद्युत वाहक बल अलग हो जाता है। तो मैं लिखूँगा, तो जैसे यहाँ लिखो ना हो, तो K बराबर E बराबर KL1, वैसे ही यहाँ क्या लिखोगे, तो अब V बराबर KL2। जरा बोलो मुझे V मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब धारा बह रहा है और जब धारा बहता है तो E नहीं, जबकि अब हो जाता है V और E अलग अलग हो जाता है। समझ में आ रही है ना बातें यार। V बराबर E माइनस आई आर, याद आया। तो जब धारा नहीं बहेगा, I का मान जब जीरो, तो सिर्फ V इक्वल्स टू E हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं V बराबर KL ही,
V बराबर क्या लिख रहे हैं, KL ही लिख रहे हैं, अभी भी V बराबर KL ही लिख रहे हैं, लेकिन इस केस में धारा चूंकि नहीं बह रहा है तो V और E बराबर हो गया, तो मैंने लिख दिया E बराबर KL1। अब चूंकि धारा बह रहा है, धारा कैसे बह रहा है, तो हमने K को ऑन कर दिया है, तो क्या धारा इसी से बहेगा, इस जो बाहर में लगा हो इसी से धारा बहेगा, यस इसी से धारा बहेगा। और इससे धारा बहने के कारण हमारा जो E है अब V बन गया है, यानी कि V हो गया, और V बराबर क्या हो गया, KL2। इसको समीकरण 1 कह लो, इसको समीकरण 2 कह लो। अब हम जानते हैं, अब हम जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध, है ना, आंतरिक प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला था एक, बोलो तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू बोलो 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 क्या था, E/V माइनस 1 इंटू कैपिटल R था ना, नहीं याद आया ना, ये था फॉर्मूला E/V माइनस 1 इंटू R, स्मॉल r बराबर ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। कहाँ पर निकाला था, जब हमने संबंध निकाला था आंतरिक, जब हमने संबंध निकाला था विद्युत वाहक बल और विभवांतर में, वहीं पर हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बे आ रहा है। चलो तो क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लो, और 3 में 1 और 2 का मान रख दो, तो समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर, जरा बोलो 3 में 1 और 2 का मान रख दो, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो देखो KL1 देखो KL1 E का मान KL1 अपॉन KL2 माइनस 1 इंटू R, L1 सॉरी L1 L2 नहीं, K मरेगा यहाँ से, इसीलिए R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। ठीक है, यस, छाप लीजिए। छापने से पहले लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखा है हमने क्वेश्चन, कि क्या लिखा है बोलो बोलो, कि विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। अंकल देखिए तो हो रहा है रिकॉर्डिंग। विभवमापी की सहायता से क्या निकालें, क्या निकालें विभवमापी की सहायता से, बोलिए बोलिए, आंतरिक प्रतिरोध है ना, तो लिखिएगा लिखिएगा, एक विभवमापी लिया, एक विभवमापी लिया तथा गैल्वेनोमीटर, जैक, सेल, कुंजी मतलब चाबी के, है ना, गैल्वेनोमीटर, सेल, जैक, की तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को चित्रानुसार व्यवस्थित किया, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को चित्रानुसार व्यवस्थित किया। ठीक है, अब लिखिएगा, है ना, यहाँ से व्यवस्थित किया, जैसा हो गया, चित्रानुसार व्यवस्थित कर लिया। यहाँ शुरू कर दो, के को ऑफ किया, यूँ पूरा का पूरा आ जाओ, छाप लो पूरा। पूरा छाप लिया, ओके। छापने के बाद पुनः हम आगे की बात करेंगे। अब चलिए देखते हैं, देखो हमारा चैप्टर आज निपटने ही वाला है, थोड़ी देर में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगा कि चैप्टर निपट गया हमारा। अब देखो थोड़ी सी और ज्ञान की बातें कर लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की बातें, और वो है सीबेक प्रभाव। क्या है ये सीबेक प्रभाव? देखो सीबेक एक वैज्ञानिक था, उसने कहा, क्या किया उसने, कॉपर और लोहे के है ना, कॉपर और लोहे के तार को, कॉपर और लोहा के तार को इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया, एक को बहुत ज़्यादा हॉट में रखा, गर्म में, और दूसरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड में। ठीक है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। उसने पाया कि यार इसमें तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, धारा बह रहा है। मतलब धारा बहने के लिए उसने ना इसमें सेल लगाया, ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कुछ नहीं किया। बस क्या किया, एक सिरा को बहुत ज़्यादा गर्म, दूसरे को बहुत ज़्यादा ठंडा।
ऐसा करने से क्या हुआ, देखो जैसे ये गर्म यहाँ से किया तो यहाँ से क्या होगा, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, क्योंकि गर्मी मिल रहा है। जैसे आपको क्या हो जाए, घर के एक सिरे में बहुत ज़्यादा आग लगा हुआ है, मतलब आग लगाओ तो क्या करोगे आप, उस सिरे में रहोगे, उससे भागोगे, बिल्कुल भागेंगे हम। वैसा ही यहाँ गर्म है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ढेर सारा भागा, भाग करके इधर की ओर गया, भाग करके इधर की ओर गया। अब जरा सोचो, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ऋणावेश और यहाँ से जाने की वजह से धनावेश, और धन ऋण जैसे ही हुआ वैसे ही धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, क्योंकि तार जुड़ा हुआ है नीचे में, देख रहे हो, इसीलिए इसे धारा बहने लग गया। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, सीबेक प्रभाव। क्या बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट, ठीक है, सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव, समझ में आई क्या है, प्रभाव। लिखिए सीबेक ना, लिखिए सीबेक प्रभाव लिख करके, क्वेश्चन जो है सो 2 नंबर में पूछा गया है कि कई बार बिहार बोर्ड ने पूछा है। लिखिएगा सीबेक प्रभाव लिखकर डैश लिखिएगा, लिखिएगा सीबेक नामक वैज्ञानिक ने लोहे व तांबे के तार के एक जोड़े को लिया, संयोजन के एक भाग को अत्यधिक तापमान पर व दूसरे जोड़े को बहुत ही कम तापमान पर रखा। उसने देखा, रखा के बाद उसने देखा मत लिखना, रखा लिखिएगा, अत्यधिक तापांतर के कारण व्यवस्था से आंशिक धारा का प्रवाह होने लगा। इसे ही हम सीबेक प्रभाव कहते हैं, इसे ही हम सीबेक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया, डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, और इसका एक शॉर्टकट में लिखेंगे हम, बहुत ही एक लाइन में लिखिएगा, अत्यधिक तापांतर के कारण, है ना, लिखिएगा। सीबेक प्रभाव का एक और परिभाषा है, बड़ा ही सिंपल सा, एक लाइन में तुरंत हो जाएगा, लिखिएगा, अत्यधिक तापांतर के कारण तार के जोड़े से धारा प्रवाहित होने की घटना को सीबेक प्रभाव कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। बस हो गया, तो एक लाइन में आराम से हो जाएगा। अब देखो सीबेक ने जब ये सब कर दिया, उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया मार्केट में, उसका नाम था पेल्टियर। क्या नाम था, पेल्टियर प्रभाव। अब देखो ये भी क्या किया, अब उसने देख लिया कि यार ये गर्म और ठंडा रहता है, धारा बहता है, उसने क्या किया, धारा बहाया, देखा कि एक गर्म हो रहा है दूसरा ठंडा हो रहा है, इसका जस्ट उल्टा। तो हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं, सीबेक प्रभाव के विलोम को क्या बोलते हैं, पेल्टियर प्रभाव बोलते हैं। लिखिएगा पेल्टियर प्रभाव का, लिखिएगा परिभाषा, लिखिएगा सीबेक प्रभाव के विलोम को पेल्टियर इफेक्ट, लिखिएगा सीबेक प्रभाव के विलोम को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। बस एक लाइन का ये उत्तर रहा, लेकिन सिर्फ यदि पेल्टियर प्रभाव, देखिए दोनों पूछेगा, सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव क्या है, तब तो ठीक है, छोटा छोटा लिख लेंगे, लेकिन सिर्फ पूछेगा तो मान लो हमको तो सीबेक प्रभाव का विलोम बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तब क्या लिखेंगे, लिखिएगा धारा प्रवाह के कारण तार के एक जोड़े के एक भाग के गर्म व दूसरे भाग के ठंडा होने की घटना को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। ठंडा होने की घटना को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। मैंने विलोम वाला इसलिए लिखवाया कि आपको याद रहे, सीबेक और पेल्टियर जो है एक दूसरे का क्या है, विलोम है, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, सीबेक और पेल्टियर क्या एक दूसरे का विलोम है, इसलिए मैंने वो आपको लिखवा दिया। ठीक है, ओके। चलिए पुनः आगे की बातों को और करेंगे हम। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम जानेंगे कि यदि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हमारा असंतुलित हो, मतलब R1/R2 इक्वल्स टू नहीं है R3/R4, देन क्या होता है, बीच से धारा प्रवाहित होती है। किससे, बीच से मतलब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित होती है। हम अब जानने वाले हैं गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा प्रवाहित होगी, है ना, प्रवाहित धारा का मान निकालने वाले हैं हम। ठीक है बच्चों, चलिए तो लिखिएगा असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। चलो देखो ध्यान से,
ये हमारा एक गैल्वेनियम वो है, क्या है, वीट स्टोन ब्रिज सर्किट है जो असंतुलित है। पहले ही लिखा हुआ है तो हम असंतुलित ही मानकर चलेंगे। तो देखो जब असंतुलित होता है तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि आप जानते ही हो ये थोड़ा टेढ़ा बात है। ये रहा हमारा असंतुलित वीट स्टोन ब्रिज सर्किट। यहाँ पर साफ साफ पहले ही कह दिया गया है कि भाई असंतुलित है, अर्थात बीच से धारा बहेगी। ये हमारा गैल्वेनोमीटर, इससे बहेगी हमारी धारा। चलो मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ठीक है बच्चों, ओके, ये गैल्वेनोमीटर है। चलो इसने धारा दिया, सेल हमारा लगा हुआ है, इसने धारा बहाया I। ये धारा यहाँ दो भागों में बट गया, एक रहा I1 और दूसरा रहा I2। ध्यान से देखना, ओके। आगे बढ़ा तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से धारा बहा, यहाँ बह रहा है तो मैं IG लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ कितना निकला होगा यहाँ पर, तो यहाँ हो गया IG माइनस जो भी, देखो I1 चला है तो यहाँ पर ध्यान से समझना, I1 यहाँ से यहाँ जाता यदि यहाँ से कुछ नहीं जाता तब, लेकिन यहाँ से IG चला गया तो इससे क्या बचा, I1 माइनस IG, नहीं I1 टोटल आया, IG नीचे चला गया, इधर क्या गया I1 माइनस IG। और देखो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, IG आ रहा है, I2 ये है तो क्या हो जाएगा I2 प्लस IG। ओके बच्चों, R4 को अंदर लिख देता हूँ, I2 प्लस IG, ये हमारी धारा यहाँ से है I2 प्लस IG। ओके, देखोगे दोनों को जोड़ोगे तो देखो तो IG और माइनस IG निपट गया, तो यहाँ से I1 और I2 आ गया जो कि हो गया I, धारा I यहाँ से वापस चला आया, यूँ करके चला जा रहा है। ठीक है, मैं लूप सेलेक्ट करता हूँ, इसका नाम लेता हूँ A B C और D, है ना, ABCD हमारा लूप है। ध्यान से देखते हैं, तो मैं लिखता हूँ लूप ABDA में, ABDA में। ओके, चलो इस लूप में देखो ध्यान से, तो क्या दिख रहा है आपको, इस लूप में क्या दिख रहा है, ABDA में। भाई ऐसे करके चलना है तो क्या लिखोगे, इतना में किसके नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के इसी से निकलता है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से लूप ABDA में, है ना, ABDA में। ध्यान से देखो क्या लिखोगे, तो लिखोगे यहाँ से A से B गए तो माइनस का, धारा की दिशा में देखो चल रहे हैं तो माइनस का I1 और R1, यहाँ से नीचे गए देखो धारा की दिशा में जा रहे हो तो माइनस का IG और G, यहाँ से यहाँ गए देखो उल्टा दिशा में जा रहे हो तो प्लस का I2 और R3 इक्वल्स टू कितना, ज़ीरो। हम तो जानते हैं ये ज़ीरो होता है, यही नियम है ना लूप का, लूप लॉ क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है कि भाई समस्त विभवांतर का बीजगणितीय योगफल जीरो होता है, जीरो कर दिया हमने। पुनः लूप उधर वाला चुनो, उधर वाला देखो BCDB में, ओके, BCDB में क्या लिखोगे, B से C गए तो लिखोगे ये मतलब IR, यानी कि देखो धारा की दिशा में जा रहे थे I1 माइनस IG इंटू क्या R2, ये धारा की दिशा में तो माइनस में, ओके, माइनस नहीं प्लस, यहाँ पर लिखोगे प्लस R4 मतलब I2 प्लस IG इंटू R4 और प्लस IG इंटू G इज इक्वल्स टू क्या, जीरो। हो गया हमारा ये जीरो। अच्छा, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, I1 I2 को अलग अलग कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, माइनस का I1 और R2 और माइनस माइनस प्लस का IG और R2 प्लस का I2 R4 प्लस का IG R4 प्लस का IG G इज इक्वल्स टू जीरो।
है ना। इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको 2 नहीं मानेंगे, अभी 2 थोड़ा सा मानने में देरी है। मुझे I1 I2 और IG ऐसे लिखना है, ध्यान से देखना, ठीक है। I1 I2 और IG मतलब जैसा दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो या चलो देखो, माइनस का I1 R2, देखो तो I1 एक भी है और नहीं है, तो मैं लिखूँगा माइनस का I1 R2, थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ से लिखता हूँ, या माइनस का I1 R2, ठीक है ना, माइनस का I1 R2। अच्छा देखो तो यहाँ पर क्या है, प्लस का I2 R4, प्लस का I2 R4, ठीक है, ओके, ये गया ये गया। अब देखो तो प्लस का, ध्यान से देखना, IG_R2 IG_R4 IG_G, तो मैं क्या लेता हूँ, IG कॉमन लेता हूँ, प्लस का IG कॉमन लेता हूँ, तो IG कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, ध्यान से देखना, IG कॉमन लिया तो बच गया R2 R4 और G, R2 IG में, R4 IG में और G, तो R2 प्लस R4 प्लस G इज इक्वल टू 0। नहीं देखो देखो IG कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस, सब प्लस में ही है, इसीलिए सब प्लस में रह गया यहाँ पर, बराबर 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। मैं एक को यहीं लिखना चाहता हूँ, ये एक है, बस I1 I2 के टर्म में पहले I1 ही लिखूँगा, लिखूँगा माइनस का I1 R1 माइनस का, उसके बाद प्लस का I2 R3 प्लस का I2 R3 और माइनस का IG और G इज इक्वल टू कितना, 0। समीकरण हमारा एक है ये। अब जरा सोचो क्या हो गया हमारे पास, तो हमारे पास दो समीकरण आ गए, हमारे पास क्या आ गए, दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 10th में आपने इसको हल करने का तरीका जाना होगा, याद है, वज्र गुणन विधि। आप इस पर यदि आप प्रतिस्थापन लगाओगे या विलोपन लगाओगे तो काम नहीं करेगा, बहुत सारा वेरिएबल है, पहाड़ा है नहीं, 2-3 का डिजिट नहीं है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। वो आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है, कहाँ पे पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है, उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना। याद करें तो कैसे लिखते थे हम, कैसे लिखते थे, तो हम लिखते थे, याद आ रहा है थोड़ा, नहीं याद करते हैं। देखो I1 I2 जैसे XY होता था ना, तो वही है, ये दोनों वेरिएबल है, तो मैं वही लिखूंगा I1 अपॉन नीचे में जो जो होगा सो बराबर I2 अपॉन जो जो होगा सो, फिर लास्ट में 1 अपॉन लिखते थे, तो यहाँ पर IG है तो IG अपॉन लिखेंगे कुछ है ना, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के साथ IG गुना रखा है, वहाँ पर कुछ नहीं होता था तो 1 लिखते थे। चलो देखते हैं, लिखूंगा I1 अपॉन, देखो ये वाला गायब तो ये सिर्फ बचेगा, ये सिर्फ बचेगा, है ना, ये वाला गायब तो ये बचेगा, तो क्या है R4 इंटू G, लिखूंगा R4 इंटू G, देखो ये दोनों R4 इंटू G, देख रहे हो, I1 मैंने हटा दिया तो यही दोनों बचा ना, तो R4 इंटू G माइनस साइन के साथ है तो माइनस के साथ यहाँ रहेगा, ओके ना बच्चों, ओके। अच्छा I1 अपॉन ये हो गया, ये दोनों हो गया, अब बचा कौन, ये दोनों, माइनस में ये लिखते थे तो यही लिखेंगे, R3 इंटू माइनस का R3 इंटू कौन सा, पूरा का पूरा R2 प्लस R4 प्लस G, R2 प्लस R4 प्लस G, ओके, ये हमारा हो गया I1। इसी प्रकार से लिखोगे बराबर I2 अपॉन, ध्यान से देखना, I2 को देखो, क्या I2 को देखो तो ये रखूँगा, है ना, ये रखूँगा, इसको ढक लिया, बचा ये दोनों, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, देखो माइनस का, चूँकि ये माइनस में है इसीलिए माइनस का उल्टा करूँगा ताकि वो मेंटेन हो जाए, तो R1 इंटू R2 R4 R2 प्लस R4 प्लस G, R2 प्लस R4 प्लस G, ये आपको शायद आता होगा, ये हो गया, और माइनस, अब देखो ये वाला ये दोनों, तो G इंटू R2, देखो ये भी माइनस प्लस हो गया, और ये पहले माइनस जो आता है वो तो हो गया R2 इंटू G, R2G, और ये बराबर है लास्ट वाला तो IG अपॉन, चलो ध्यान से IG ले लिया तो ये तो गायब हो जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस में और प्लस में, तो माइनस में आ जाएगा क्या, R2 R3 विद माइनस साइन। अच्छा, और फिर से माइनस में ये ख़त्म, और क्या बचा अब भाई, ये दोनों ख़त्म हो गया, बचा ये दोनों ना, तो माइनस में, और माइनस में फिर से माइनस में, देखो R1 R4 लिखोगे, R1 R4, और ये भी माइनस में है जो कि हो गया यहाँ पर प्लस। शायद वज्र गुणन विधि से आपको ये करना आता होगा, है ना, 10th वाला है ये, वही किया है मैंने। क्या करना होता है उसमें, इसको ख़त्म कर दो और जो है इसको आपस में गुना करके लिख दो वेरिएबल के साथ, ठीक उसी प्रकार इसमें इसको
मिटा दो और बचा हुआ जो है उसको उल्टा करके, बीच वाले में निगेटिव होता है तो मैंने उल्टा कर दिया है, तो इसको फिर इसको घटा दिया मैंने, और लास्ट में क्या कर दो, इसको बंद कर दो और फिर से ऐसे ऐसे, वही मैंने किया, वज्र गुणन इसी को बोलते हैं। ठीक है भाई, यस। इतना जो कि बराबर है के कोई कांस्टेंट टर्म है उसके बराबर है, क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहता है। यहाँ से मुझे आई जी ही निकालना था, तो मैं क्या लिखूँगा कि आई जी, इसीलिए आई जी इज इक्वल्स टू के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो हो जाएगा, देखो यहाँ गुना किससे के साथ हो गया, तो R1 R2 माइनस R1 R2, गड़बड़ा दिया ना मैंने कुछ, R2 R3 R1 R2, देखो तो I1 R2 R3 R1 R4 है, R1 R4 है, देख रहे हो यहाँ पर, देखो देखो लास्ट वाला, इसके साथ इसको तो R2 R3 इसके साथ इसको तो R1 R4, है ना, ये लिखा हुआ। चलो ठीक है, तो क्या लिखूँगा, R1 R4 ना, R1 R4 प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, ये वाला पहले लिख दिया, माइनस में R2 R3 इज इक्वल्स टू किसके, कुछ भी नहीं, यही तो है ही भाई, देखो ये बराबर ये गुने ये, है ना। अच्छा, ये हमारा हो गया प्रवाहित धारा, गैल्वेनोमीटर से इतनी धारा बहेगी। अब हम चेक करके देखते हैं क्या ये सही है, हम ऐसे कैसे मान ले भाई, तो हम लिखेंगे अब यदि आई जी इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, संतुलित वीटस्टोन हो, यदि आई जी इक्वल्स टू 0 मतलब संतुलित वीटस्टोन सर्किट है हमारे पास, सर्किट बिल्कुल संतुलित है, तो क्या होगा, तो यदि ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बोलो, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, लिखूँगा मैं कि भाई ये 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू के इंटू R1 R4 माइनस R2 R3, है ना। अच्छा, इसको इधर ले आओ, तो ये 0 से निपट गया, तो क्या बच गया, इसको इस पर ले आओ, तो R2 R3 जो है ये बराबर है किसके, ये इस पार चला गया तो किसके बराबर है, R1 R4 के। और ज़रा मैं देखो इसको मैं चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा, ध्यान से देखना, R1 नीचे ले आओ, इसको फिर से मैंने गलती लिख दिया ना, यस, R1 R4 है, R1 R4 है और R2 R3 यहाँ गया, तो क्या हो गया, देखो ध्यान से, R1 और ये इधर नीचे चला गया तो R2 और यहाँ तो R3 है ही, और नीचे क्या आ गया, R4। क्या यही हमारा संतुलित वीटस्टोन है, हाँ है ना, संतुलित वीटस्टोन, यानी कि हमने जो ये लिखा पढ़ा समझा है, बिल्कुल संतुलित वीटस्टोन सही है, संतुलित वीटस्टोन। ठीक है भाई, यस। तो हमारा यहीं तक काम था, ये तो मैंने चेक किया है बस। इस प्रकार से हमने जाना कि यदि वीटस्टोन सर्किट से असंतुलन की अवस्था में वीटस्टोन सर्किट हो तो कैसे करके हम निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको छापिए, तो क्या क्वेश्चन लिखना है आपको, देखिएगा, असंतुलित वीटस्टोन सर्किट में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ओके। चित्र छापते हुए बिल्कुल किरचॉफ के द्वितीय नियम से पूरा का पूरा बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है इसको छाप लीजिए, छापिए, तो पास करके छाप लीजिए। छाप लिया भाई, ओके। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा ये महान सा अध्याय निपट गया। ठीक है, अब इस पर इम्पोर्टेंट 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और इस अध्याय का पूर्ण समापन कर देते हैं। ठीक है, तो आप उसके नीचे में दी एंड लिख सकते हैं, हैप्पी एंडिंग हो गया। अब बात करेंगे 2-4-5 क्वेश्चन की। चलिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो वीटस्टोन जो है ना, वीटस्टोन ब्रिज सर्किट है ना, उससे क्या करते हो आप, वीटस्टोन ब्रिज सर्किट से क्या करते हो आप, तो वीटस्टोन ब्रिज सर्किट का काम होता है उसकी हेल्प से हम मीटर ब्रिज बनाते हैं और मीटर ब्रिज की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, हमें लिखना है क्वेश्चन 2-4-5, बहुत अच्छा लिखिएगा। मीटर ब्रिज क्वेश्चन लिखिएगा, मीटर ब्रिज की सहायता से कितने ओम के प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई, मीटर ब्रिज की सहायता से कितना ओम का प्रतिरोधक का प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हो, अज्ञात प्रतिरोध का, है ना। तो लिखिएगा उत्तर में, मीटर ब्रिज 1 ओम से 100 ओम के प्रतिरोधक के प्रतिरोध को
1 ओम से 100 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात कर सकता है। मतलब 1 से 100 जिसका प्रतिरोध होगा, है ना, उसी को ज्ञात कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो तार क्यों गर्म हो जाता है? जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो तार क्यों गर्म हो जाता है? लिखिएगा इसका आंसर। चालक तार से धारा प्रवाह होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर होती है। इन्हीं टक्करों के कारण तार से ऊष्मा उत्सर्जित होने लगती है तथा ऊष्मा के रूप में बहुत सारी विद्युत ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फ्यूज तार क्या है? फ्यूज तार क्या है? आपने देखा होगा फ्यूज तार आपके घर में लगा हुआ होगा। फ्यूज तार का मतलब ये मत सोचना कि कोई तार है फ्यूज हो गया है, वो नहीं। फ्यूज तार का मतलब होता है मतलब आपके घर में जो फ्यूज लगा होता है उसमें जो लगा होता है तार, उस फ्यूज में जो तार लगा होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूज तार। देखा होगा आपने, बोर्ड में देख लेना, मिल जाएगा। इसका क्या काम है, क्या है ये? तो बहुत ही कम गलनांक वाला, है ना, बहुत कम गलनांक वाला ये एक तार होता है। इसका काम क्या है, जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मान लो शॉर्ट सर्किट कहीं लग गया तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये गर्म होकर जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे ही पिघल गया सर्किट जो है सो ओपन हो गया, तो सर्किट भंग हो गया, और जैसे ही सर्किट ओपन हुआ वैसे ही धारा बहना बंद हो गया, है ना। तो इसका क्या काम होता है, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में विद्युत यंत्रों को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। लिखिएगा, यह एक विद्युतीय युक्ति होता है जिसका प्रमुख कार्य विद्युत परिपथ में जुड़े विद्युतीय उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाना होता है। पूर्ण विराम पहचान कर लिखिएगा। इसका गलनांक बहुत कम तथा प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। महत्तम शक्ति प्रमेय क्या है? लिखिए, महत्तम शक्ति प्रमेय क्या है? मैक्सिमम पावर थ्योरम। याद करिए, हमने कहा था कि मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करते हैं, याद करिए, हमने जब पढ़ा था सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल और मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ सेल, तो वहाँ पर पढ़ा था सीरीज कम्बिनेशन से हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, पैरेलल से ज़्यादा करंट मिलता है और मिक्स्ड कम्बिनेशन से ज़्यादा पावर मिलता है। याद आया? हमने इस पर क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ मिक्स्ड कम्बिनेशन में पावर, मैक्सिमम पावर क्या था? तो मैक्सिमम पावर के लिए मतलब हमने मैक्सिमम करंट के बारे में सोचा था। आई मैक्स क्या था? तो जब हमने कहा था कि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाए, उस केस में धारा जो बहेगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम यही है कि जब आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं अधिकतम पावर थ्योरम। मतलब उसको उस स्थिति में क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है जिससे परिपथ की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लिखिएगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम करके यही बात है, यही है ना, यही है मैक्सिमम पावर, पी मैक्स यही है। लिखिएगा, जब परिपथ का प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो, उस स्थिति में परिपथ की शक्ति अधिकतम हो जाती है। इसे ही हम महत्तम शक्ति प्रमेय यानी मैक्सिमम पावर थ्योरम, महत्तम शक्ति प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना? ओके, अब देखो, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 2-3 क्वेश्चन है। ये है कि एमीटर का माप सीमा कैसे बढ़ाया जाएगा, वोल्ट मीटर का माप सीमा कैसे बढ़ाया जाएगा। ये सिंपल सा होता है। तो एमीटर का माप सीमा कैसे बढ़ाओगे बताओ? तो एमीटर का प्रतिरोध कुछ होता है, उस प्रतिरोध को घटा करके भाई आदर्श कर दोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि विद्यार्थी का गुणवत्ता कैसे बढ़ाओगे, तो क्या कहोगे? विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करे। कंसंट्रेट होने के पढ़ाई करने का क्या मतलब? आइडियल हो जाए, वो 100% जो मैं दूँ उसको ले, है ना, यही ना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो हमारा एमीटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट कैसे एग्जैक्ट मेजरमेंट करेगा। तो क्या करें, उसका प्रतिरोध कम कर दें। और प्रतिरोध कम कैसे होता है? शंट जोड़ने से होता है ना। यस, अच्छा, मैं बोलूँ कि वोल्ट मीटर का माप सीमा कैसे बढ़ाओगे? तो वोल्ट मीटर का क्या काम है? प्रतिरोध को नहीं, विभवांतर को मापना। अब सोचो, वो आइडियल होगा तो ज़्यादा विभवांतर मापेगा, और आइडियल का प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत तो हम कर नहीं सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध जोड़ करके इसके माप सीमा को बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा,
देखिएगा एमीटर की माप सीमा कैसे बढ़ाई जाती है, एमीटर की माप सीमा कैसे बढ़ाई जाती है, देखिएगा उत्तर में एमीटर के साथ समांतर क्रम में शंट जोड़कर इसकी माप सीमा बढ़ाई जाती है, इसकी माप सीमा बढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वोल्टमीटर की माप सीमा कैसे बढ़ाई जाती है, लिखिएगा वोल्टमीटर की माप सीमा कैसे बढ़ाई जाती है, लिख लिया। फिर से मैंने क्या कहा भाई, इसको आइडियल बना दो। कैसे आइडियल बनाओगे, इसका प्रतिरोध बढ़ा दो। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए शंट तो नहीं जोड़ोगे, क्योंकि शंट का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध जोड़ना। लिखिएगा वोल्टमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को जोड़कर वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाई जा सकती है, वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, देखो जी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सोचो क्या है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि भाई हमारे पास दो यंत्र हैं, एक है पोटेंशियोमीटर, दूसरा है वोल्टमीटर, है ना। याद करिए पोटेंशियोमीटर, पोटेंटियोमीटर है ना, जिसको बोलते थे विभव मापी, विभव मापी है ना। अच्छा भाई दूसरा क्या था, वोल्टमीटर, ये तो वोल्टमीटर ही था, है ना, वोल्टमीटर। दोनों का क्या काम है बताओ, इसका काम था विभवांतर मापना, इसका भी काम है विभवांतर मापना। तो भाई जब हमारे पास एक वोल्टमीटर हो गया तो फिर दूसरा ये विभव मापी की क्या जरूरत पड़ गई। आखिर एक ही चीज़ को मापने के लिए दो यंत्रों की क्यों आवश्यकता हमें पड़ी, ये हमारा प्रश्न है। लिखिएगा पोटेंशियोमीटर तथा वोल्टमीटर, मतलब विभव मापी तथा वोल्टमीटर, विभव मापी तथा वोल्टमीटर परिपथ के दो बिंदुओं के विभवांतर को मापता है, परिपथ के दो बिंदुओं के विभवांतर को मापता है। एक ही भौतिक राशि को मापने के लिए दो भिन्न यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, दो भिन्न यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। लिखिए देखो ध्यान से, क्या वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होता है, कुछ प्रतिरोध होता है जिसके कारण उससे धारा बहती है। जैसे देखो एक सर्किट, ये हमारा सर्किट, सेल लगा दिया, चलो हमने यहाँ पर वोल्टमीटर जोड़ दिया, इसका काम है इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करना। जब धारा यहाँ से आई बहा तो ये धारा यहाँ से आई आकर के दो भागों में I1 और I2 में बट गया, जिसके कारण ओम का नियम लगाओगे तो क्या लिखोगे, V बराबर IR। इसके बीच का विभवांतर नापना है तो I2R। क्या I2 I के बराबर है, कभी नहीं भाई, थोड़ा सा तो कम होगा ना, उसके कारण ये विभवांतर एग्जैक्ट नहीं माप पाएगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर, अब मैंने अभी आपको पढ़ाया है, मैंने क्या कहा, इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की सहायता से एक ऐसा बिंदु प्राप्त किया जाता है जो धारा का प्रवाह नहीं होता है। और धारा का जब प्रवाह नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, जब धारा का प्रवाह ही नहीं होगा तो एग्जैक्ट सारा का सारा धारा को माप लेगा वो। इस स्थिति में 100% एक्यूरेंसी होता है, मतलब जितना मापा वही है एग्जैक्ट वैल्यू। समझ रहे हो बात को, यस। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई हमें जब एक ही यंत्र पता है वोल्टमीटर जो कि हमारे विभवांतर को माप सकता है, तो फिर हमें विभव मापी की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि विभव मापी जो है 100% एक्यूरेट वैल्यू को मेजरमेंट करता है, जबकि वोल्टमीटर ऐसा नहीं करता है। इसीलिए एक ही विभव को मापने के लिए हमें दो प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता पड़ी। हमें ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम विभव मापी का प्रयोग करेंगे, कम एक्यूरेट चाहिए, ज़्यादा से लफड़ा नहीं हो रहा है तो वोल्टमीटर से भी काम कर सकते हैं। लिखिएगा वोल्टमीटर तथा विभव मापी, लिखिएगा वोल्टमीटर तथा विभव मापी, वोल्टमीटर तथा विभव मापी दोनों यंत्रों का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। दोनों यंत्रों का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर से धारा प्रवाह होने के कारण, धारा प्रवाहित होने के कारण यह कम गुणवत्तापूर्ण होता है तथा इसके मापन में आंशिक त्रुटि होती है, जबकि विभव मापी 100% यथार्थ मान को मापता है। इसीलिए विभवांतर को मापने के लिए हमें दो यंत्रों की आवश्यकता पड़ी, हमें दो यंत्रों की आवश्यकता पड़ी।
मतलब जब ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए हम इसका प्रयोग करेंगे, कम एक्यूरेट ये चाहिए, ठीक है। हमारे घर में ये लगा होता है। अब दोनों में अंतर लिख लेते हैं, लिखिएगा, पूछ सकता है आपसे, लिखिएगा विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, ये ऐसे लिखना, वोल्ट मापी, विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। वोल्ट मीटर, सॉरी, विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। बिना फाड़े हुए कॉपी को दो भागों में बांटें। इधर लिखे पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी, विभव मापी, इधर लिखिएगा वोल्ट मीटर। दोनों का परिभाषा मैं नहीं बोलूँगा लिखने के लिए, क्योंकि दोनों का परिभाषा सेम है। क्या लिखोगे भाई, वैसा विद्युत यंत्र जो विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है उसको हम क्या बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, उसी को ये भी बोलेंगे। तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, चूँकि मैं यहाँ पर अंतर स्पष्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 लिखिएगा। वोल्ट मीटर देखा है आपने, स्टेबलाइजर में होता है, छोटा सा लगा हुआ, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। और ये मापता है वोल्टेज, 0 रहेगा, ऐसे रहेगा, 150 रहेगा। ये मतलब ऐसा मैं बना दिया है, एक ही सुई होता है इस पर, ठीक है। लिखा रहेगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर रहेगा शायद 200, बीच में रहेगा तो 200, है ना। यहाँ पर कहीं पर 100 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, 0 रहेगा, यहाँ पर कहीं पर 300 रहेगा, ऐसे करके रहता है लिखा हुआ। ये हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट रहेगा, वोल्ट ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर बीच में भी रहता लिखा हुआ, भाई जान लो कि भाई वोल्ट मीटर है ये। तो ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। जबकि विभव मापी ने क्या कहा था, 1 मीटर वाला 4 तार से मिलकर बना होता है। तो क्या ये मेरे मतलब इससे भी थोड़ा सा बड़ा 1 मीटर हो गया लगभग, तो इतना बड़ा होगा वो, जबकि वोल्ट मीटर इतना छोटा होगा। तो ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत छोटा होता है। लिखो, यह बहुत बड़ा होता है, यह बहुत छोटा होता है। लिख लिया। नेक्स्ट, यह 100% शुद्धतम मान मापता है, विभव मापी लिखिए, यह 100% शुद्धतम मान मापता है। वोल्ट मीटर लिखिएगा, यह त्रुटिपूर्ण मान मापता है, यह त्रुटिपूर्ण मान मापता है। लिखिएगा इसका विभव मापी में तीसरा, इसका उपयोग कठिन है, इसका उपयोग कठिन है, इसमें लिखिएगा, इसका उपयोग सरल है, इसमें लिखिएगा। अगला 2 नंबर में पूछेगा, 4 बहुत हो गया, इसमें लिखिएगा, इसका उपयोग विद्युत यंत्रों में नहीं किया जाता है। विभव मापी का उपयोग सिर्फ प्रयोगशाला में होता है, ठीक है। चूँकि बहुत बड़ा है, उतना बड़ा विद्युत यंत्र में लगा देंगे, उतना एक्यूरेंसी की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसका उपयोग विद्युत यंत्रों में नहीं किया जाता है, इसमें लिखिएगा, इसका उपयोग विद्युत यंत्रों में किया जाता है, इसका उपयोग विद्युत यंत्रों में किया जाता है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट लिखिएगा, क्वेश्चन अगला है, लिखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है। उत्तर लिखो, लिखिए, सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है, 50,000 इतना ओम होता है। ये कब है पता है, मैं जैसे सूखा हुआ हूँ ना, नहा के निकला नहीं हूँ तब, क्योंकि जानते हो पानी जैसे ही आएगा वैसे ही प्रतिरोध घट जाएगा, मतलब जब धारा ज़्यादा बहती है। गीला होता है, जैसे ही कोई लकड़ी का टुकड़ा वगैरह गीला है तो क्या होगा, ज़्यादा धारा बह जाता है, जल्दी करंट हमें मार देता है, समझ रहे हो ना। तो जब वो सूखा हुआ प्राणी है, मतलब सूखा हुआ का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पंकज सर, सूखा हुआ का मतलब सूखा हुआ का मतलब क्या सूखा हुआ का मतलब है कि मतलब गीला नहीं है, वो पानी नहीं है ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि सूखा हुआ है, वो पानी नहीं है, गीला हुआ नहीं है, देन उसका प्रतिरोध होगा 50,000 ओम, ठीक है। और गीला है तो 5,000 ओम हो जाता है, गीला है तो 5,000 ओम, ठीक है। लिखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम होता है। नोट में लिखिएगा, यह सूखा को क्या बोलेंगे, है ना, सूखा को बोलेंगे मतलब गीला है ना, गीला लिखते हैं। यह गीला नहीं होने की स्थिति में है, पानी में भीग जाने पर इसका मान बदलता रहता है, ठीक है। अच्छा, जब आपसे पूछा जाएगा ना कि बताइए स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है, तो क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप, बोलो बोलो कितना कहोगे, तो आप कहोगे पक्का पक्की कितना, 50,000 ओम, जब तक ना दिया हो। गीला सूखा बाद में देगा क्वेश्चन में, तब देखेंगे, ये नहीं कि अपने मन सोचने लग जाएंगे स्वस्थ मनुष्य पता नहीं गीला होगा। तो भाई गीला थोड़ी देर को कहा जा रहा है। मैं यदि मनुष्य की बात करूँगा तो क्या बात करूँगा कि वो पानी में नहाता हुआ प्राणी है, वो नहीं। आप मनुष्य को देखते हो, मनुष्य के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हो कि भाई बाहर में है, पानी में गीला हुआ नहीं है वो, है ना। तो 50,000 ही हमें लिखना है जब तक ना दिया हो। हाँ देगा गीला है तो बात करेंगे बाद में, ठीक है।
तो बच्चों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैप्टर खत्म हो गया, अब यहाँ तक का रिवीजन कर लीजिएगा और इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, गुड बाय और गुड नाइट।